हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आजकल नई पीढ़ी का एक उद्देश्य बन गया है बुजुर्गों को नसीहत देना, पर वो ये नहीं जानते कि जो अनुभव बुजुर्गों के पास है वो उनके पास उस उम्र तक पहुँचने के बाद ही आएगा। इसी कथानक से जुड़ी हुई कहानी प्रस्तुत है। संतुष्टि। दीदी के घर की दूरी मेरे घर से बमुश्किल 2 घंटे की थी। फिर भी मिलना बहुत समय के बाद हो पाता था। इस बार तो कारण था मेरे छोटे बेटे की शादी। शादी में दीदी आई तो थी, मगर साथ बैठना और एकांत मिलना नहीं हो पाया था। दीदी से जी भर के बातें नहीं कर पाई थी, इसलिए मिलना अधूरा अधूरा सा रहा था। बहू की विदाई के बाद मैंने दीदी के घर जाने का प्रोग्राम बनाया था। बेटा ड्यूटी पर चला गया था क्योंकि उसे छुट्टी ज़्यादा नहीं मिली थी। वैसे भी बेटे को छुट्टी मिलते ही हनीमून पर जाना था, इसलिए मेरे पास पर्याप्त समय था। मैं पतिदेव के साथ दीदी के घर चली गई थी। स्टेशन पर अक्षत लेने आया हुआ था। अक्षत ने ये झुककर हम दोनों को प्रणाम किया था। वो सामान गाड़ी तक ले आया था। अक्षत कुछ बदला बदला सा लग रहा था। पहले जैसी मीठी मीठी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नहीं थी। दीदी दरवाजे पर ही खड़ी थी। मेरे पहुंचते ही मुझे सीने से लगा लिया था। दीदी की आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे, जैसे कई वर्षों से मुझे देखा ही ना हो। मैंने दीदी के आंसू अपने दुपट्टे से पोंछ दिए थे। तभी मेरे पतिदेव ने हंसकर कहा था, दीदी हम भी आए हैं, केवल अपनी बहन को ही प्यार करोगी क्या? दीदी हंसने लगी थी। वो मेरे पति शैशव का हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगी थी। दीदी की बहू शालिनी ने नाश्ता व चाय टेबल पर लगा दिया था। वो मनुहार करके हम सबको खिलाने लगी थी। अक्षत भी आकर हम सबके बीच बैठ गया था। वो नाश्ता शुरू कर दिया था। मैंने इस बीच नोटिस लिया था कि दीदी अक्षत और शालिनी के बीच बड़ी औपचारिक बातचीत हो रही थी। आत्मीयता का अभाव सा लग रहा था। शालिनी ने हमें हमारा कमरा दिखा दिया था। सामान अक्षत ने वहाँ पहले ही रख दिया था। शाम को हम सब लॉन में जाकर बैठ गए थे। सामने एक छोटा सा पार्क था, उसमें बच्चे खेल रहे थे। मैंने अक्षत की तरफ देखकर दीदी से कहा था, दीदी आपको याद है अक्षत आपको कितना दौड़ाता था? आप दूध का गिलास लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ती थी। इस कोशिश में दूध का गिलास आधा हो जाता था। दीदी हल्के से मुस्कुरा दी थी। अक्षत ने एक बार दीदी की तरफ देखा था, फिर मेरी तरफ देखकर नजरें झुका ली थी। पास में खड़ी शालिनी मुस्कुराने लगी थी। शालिनी पकोड़े बना लाई थी। पकोड़े वास्तव में सुस्वादु बने थे। हम सब ने अच्छे से खाए थे। शालिनी ने रात के खाने का मेन्यू पूछा था तो दीदी ने हम सबसे पूछने को कहा था। तो शैशव ने कहा था, दीदी आपके हाथ के 7 परत वाले पराठे खाऊंगा। दीदी ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया था। शालिनी ने धीरे से कहा था,
मम्मी 7 परत के पराठे बनाती है? मुझे तो पता ही नहीं था। अक्षत ने कहा था, हाँ मम्मी बनाती है। अगर 1 महीने खा लिया जाए तो वज़न दूना, वो कोलेस्ट्रॉल आसमान छुएगा। दीदी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। शैशो ने हंसते हुए कहा था कि फिर भी मैं खाऊंगा। उन पराठों का हर कौर लजीज है। दीदी के चेहरे पर फिर से चमक आ गई थी। शालिनी ने दीदी की हेल्प कर दी थी और दीदी ने सबको बड़े लाड से पराठे बनाकर खिलाए थे। शैशो तो पराठों की तारीफ करते करते थक ही नहीं रहे थे। रात को देर तक पराठों की चर्चा चलती रही थी, मगर अक्षत व शालिनी के चेहरों पर वो स्वाभाविक चमक नहीं दिखी थी। शायद उन्हें वो पराठे अधिक पसंद नहीं थे। दोपहर को लंच में दीदी ने शालिनी की हेल्प कर दी थी। शालिनी ने लंच में दाल की टिक्की बनाई थी। सबने शौक से खाई थी। शालिनी ने दीदी से पूछा था कि टिक्की कैसी बनी है। दीदी ने जवाब दिया था, अच्छी बनी है। शालिनी ने फौरन पलटकर जवाब दिया था, मम्मी को बहुत अच्छा या बढ़िया कहना तो आता ही नहीं। अक्षत ने भी फौरन दोहराया था कि मम्मी कभी भी खुलकर तारीफ तो करती नहीं। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। क्या ये वही अक्षत है जिसकी तारीफ के कसीदे पढ़ते पढ़ते दीदी थकती नहीं थी? पोएम्स सुनाने से लेकर अपनी स्कूल ड्रेस सलीके से टांगने तक की तारीफ दीदी हर किसी से करती थी, भले ही वो सब कुछ दीदी का ही सिखाया हुआ था। रात को मैंने शैशो से जिक्र करके अपना मन हल्का करने की कोशिश की थी। दीदी जो 3 सब्जेक्ट में एमए थी, इंटर कॉलेज में व्याख्याता रह चुकी थी, एक अधिकारी की पत्नी थी, इतनी दयनीय क्यों हो गई थी? शैशो ने मुझे समझाते हुए कहा था, दीदी बहुत समझदार है। पति के बिना संयुक्त परिवार में संतुलन बनाकर रहना ही होता है। ये सच है कि दीदी को मानसिक यंत्रणा मिलती है, लेकिन दीदी उस दर्द को पीना जानती है। दीदी को पेंशन का सहारा है, परंतु सामाजिक स्थिति वो अन्य स्थितियों को झेल पाना आसान नहीं होता। मैंने भी महसूस किया था कि पत्नी का सबसे बड़ा सामाजिक व मानसिक सहारा पति ही होता है। मैं दीदी के दिल के दर्द को बड़ी गहराई से महसूस करती थी। दीदी की बेटी रितिका का फ़ोन रात को आया था। वीकेंड पर आने को बोल रही थी। दीदी खुश थी क्योंकि रितिका बहुत दिन बाद आ रही थी। दीदी ने मुझसे कहा था कि इस बार तुम रितिका पर शादी का दबाव डालना। आखिर मौसी हो तुम, तुम्हारा कहना जरूर मानेगी। दीदी ने थकी थकी आवाज में कहा था। मैं तो परेशान हो गई। मेरी सुनती ही नहीं है, बस कह देती है शादी की जल्दी क्या है, मैं कमा रही हूँ, आराम से रह रही हूँ। शादी की ऐसी क्या जल्दी है? शादी के बिना क्या बिगड़ रहा है? अब तुम ही बताओ भला छुटकी, इतनी उम्र हो गई है, कौन करेगा शादी इससे? मुझे तो बुढ़ापे में भी चैन नहीं कि अपनी जान लेकर कहीं पड़ी रहूं। मैंने दीदी को ढाढ़स बंधाया था कि सब ठीक हो जाएगा। दीदी ने अपना सबसे मजबूत सहारा लिया था
और आंसू पोंछते हुए बोली थी, छुटकी, जी चाहता है जाकर हरिद्वार में रहने लगूं। जिसका जो मन हो वो करता रहे। पेंशन तो है ही, 2 रोटी की मोहताज नहीं हूं। आज भी चैन नहीं है मुझे। अगले दिन रितिका आ गई थी। थोड़ी देर के लिए सबके चेहरे खिल गए थे। रितिका सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लाई थी। मैं माँ और मौसी के लिए भी शॉल लाई थी। सचमुच शॉल बहुत सुंदर थे। मैंने उसी समय शॉल ओढ़कर आईना देखा था और दीदी को भी शॉल ओढ़ा दिया था। मैं और रितिका दूसरे कमरे में सोने चले गए थे। रितिका का सामान दीदी के कमरे में ही पड़ा था। दीदी लेटकर कोई किताब पढ़ने लगी थी। जीजा जी के न रहने के बाद दीदी को बिना कुछ पढ़े नींद ही नहीं आती थी। रसोई समेटकर शालिनी भी अपने बेडरूम में चली गई थी। अचानक किसी चीज के जमीन में गिरने की आवाज आई थी। मेरी नींद भी खुल गई थी। मेरे उठने की कोशिश के दौरान रितिका भी जग गई थी। हम सभी दीदी के बेडरूम की तरफ दौड़े थे। शालिनी भी उस समय तक सोई नहीं थी शायद, क्योंकि वो भी दीदी के बेडरूम की तरफ तेज तेज चलती हुई आ रही थी। पीछे पीछे अक्षत भी था। दीदी फर्श पर बेहोश पड़ी थी। रितिका का सामान एक तरफ रखा हुआ था। अक्षत ने गाड़ी निकाली थी। शालिनी घर में रुक गई थी। वो हम सब दीदी को लेकर अस्पताल गए थे। इमरजेंसी में केस ले लिया गया था। बहुत से टेस्ट किए गए थे। डॉक्टर ने बाद में बताया था कि एंजाइटी के कारण दीदी बेहोश हो गई थी। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे कि उन्हें इस हद तक पहुंचाया किसने। डॉक्टर ने दीदी को आराम करने को कहा था। वो अगले दिन डिस्चार्ज करने को बोल दिया था। अक्षत अस्पताल में रुक गया था। वो हम सब घर आ गए थे। सभी अपने आप को हल्का महसूस कर रहे थे कि चिंता की कोई बात नहीं है और सब कुछ ठीक था। रात को रितिका ने कहा था कि वो जाकर दीदी के पास सो जाएगी। हम सब घर में सो जाएं। पर मैं रितिका के साथ साथ अस्पताल चली गई थी। रितिका ने अस्पताल पहुंचकर दीदी का माथा सहलाया था तो दीदी ने आंखें खोल दी थी। आंखें खोलते ही दीदी ने पहला सवाल किया था, बता, तेरी अटैची में गर्भ निरोधक दवा क्यों रखी थी? रितिका 2 मिनट चुप रही थी। फिर बोली थी, मैं लिव इन में रहती हूं। दीदी ने पूछा था कि कितने समय से? तो उसने बताया था 3 वर्ष से। दीदी ने रोते हुए उससे पूछा था कि हम माँओं का गुनाह यही है कि हम बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें पालते पोसते हैं। हम उन्हें प्यार इसलिए देते हैं कि वे हमें हमेशा विश्वास में लें। फिर ऐसा क्यों नहीं होता है? रितिका चुपचाप खड़ी रही थी। तो दीदी ने उससे जोर से पूछा था, मैंने तुमसे कितनी बार शादी के लिए कहा था? बोलो। मैंने तो ये भी कहा था कि अगर तुम्हारी कोई पसंद हो तो बता दो, हमें कोई एतराज नहीं है। तब तुमने क्यों नहीं बताया? उससे भी बड़ी बात कि तुमने अब तक उससे शादी क्यों नहीं की जिसके साथ तुम रहती हो? रितिका ने जवाब दिया था कि हम ट्रायल बेसिस पर
साथ में रह रहे थे कि आगे साथ में गुजर कर पाएंगे या नहीं। दीदी ने पूछा था कि परिणाम क्या रहा, तो रितिका ने कहा था कि अगर आप कहेंगी तो हम शादी कर लेंगे। दीदी ने एक व्यंग भरी हंसी हंसकर कहा था, पहले लिव इन में रहने से पहले भी हमसे पूछा था क्या? खैर, माँ बाप तो माफ करने के लिए ही बने हैं और बच्चे गलती करने के लिए। दीदी ने उसी समय रितिका से दोस्त को फोन करवाया था। घर वालों से बात की गई थी और सब कुछ संभल गया था। दीदी को हम लोग घर ले आए थे। दीदी का चेहरा शांत सा लग रहा था। मैंने पूछा था, दीदी अब कोई टेंशन तो नहीं ले रही है ना? नहीं छुटकी, टेंशन तो नहीं ले रही हूँ, मगर नारी जीवन में टेंशन जाते कहाँ हैं? अब इतना बड़ा टेंशन रितिका की शादी का आ गया है। पता नहीं कैसे लोग हैं, अभी तो मिले भी नहीं हैं। मैंने दीदी को समझाया था कि सब ठीक ही होगा। तभी अक्षत बोल पड़ा था, माँ हमेशा असंतुष्टि रहती है। मैंने अक्षत को टोका था, नहीं छुटकी, मत टोको। अब नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को सिखाती है। जन्म मैंने दिया, दर्द मैंने सहा, पाला पोसा मैंने, और आज भी मैं ही दर्द पाल रही हूँ और दर्द ले रही हूँ। लेकिन ये लोग 5 मिनट खेलने वाले हमको सिखाते हैं कि पाला कैसे जाता है। अगले दिन मैं वापस जा रही थी, पर संतुष्ट थी। रितिका की शादी में आना जो था। नमस्कार।